हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे एवोल्यूशन में कि व्हाट आर द एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जो एक क्रम में हुआ, जो विकास था, उसके लिए बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा किए गए अलग अलग तरह के रिकॉर्ड से, अलग अलग साइंटिफिक फील्ड से, जिसने ये बताया कि किस प्रकार से जो एनिमल है या प्लांट्स हैं उनका किस प्रकार से एवोल्यूशन हुआ, किस प्रकार से वो इवॉल्व हुए। इसके लिए कुछ मेन जो है हमारे पास लाइंस हैं, जैसे कि फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स होते हैं जब किसी भी एनिमल या प्लांट के पार्ट्स के ऊपर या प्लांट पर उसके ऊपर एक लेयर चढ़ती जाती है सेडिमेंट्स की, बालू की एक परत मिट्टी के साथ बहाकर लाई गई, पानी के साथ बहाकर लाई गई मिट्टी, जो उसके ऊपर एक परत जमती चली जाती है धीरे धीरे करके। नीचे जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो हार्ड पार्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं सेव हो जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग फॉसिल्स बोलते हैं। ये जो फॉसिल होते हैं ये कई तरह के रिकॉर्ड्स देते हैं। ट्रांजिशनल फॉसिल्स जो होते हैं उनके अंदर कई तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आर्कियोप्टेरिस, जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। और टिक्टालिक, जो कि फिशेस और एम्फीबियन के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है। वहीं पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो ह्यूमन और एप्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक के रूप में जाना जाता है। अगर ओल्डर फॉसिल्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसे फॉसिल जो कि बहुत ही ज्यादा गहराई में पाए गए, वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में काफी नीचे स्तर पे थे, बहुत पहले के थे, बहुत पुराने थे। और जो पैटर्न था एक्सटिंक्ट होने का वो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा था कि किस प्रकार से कौन सी प्रजातियां एक्सटिंक्ट हुई और किस प्रकार से कौन सी जातियां बाद में इवॉल्व हुई। तो इनकी एक प्रकार की इवोल्यूशनरी थ्योरी है, और किस क्रम में चीजें, किस क्रम में जो स्पीशीज थी वो खत्म होती गई, किस तरह से नई नई बनती गई। दूसरा है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी। तो इसमें कुछ होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं। होमोलोगस स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें कि स्ट्रक्चर सेम होता है मगर उनके जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अगर हम लोग फोर लिम्ब की बात करें तो फोर लिम्ब में सभी में लगभग कॉमन होगा, ह्यूमस होगी, रेडियस अल्ना होगा, टार्सल्स होंगे, मेटाटार्सल्स होंगे, इस प्रकार से, मगर फेलेंजेस होंगी। मगर धीरे धीरे जैसा इसका फंक्शन होगा वैसे वैसे उसके अंदर चेंजेस आते जाएंगे, और इस प्रकार के जो चेंजेस आते हैं तो उसको हम लोग जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। वहीं पर दूसरी तरह के ऑर्गन्स होंगे जिसको हम लोग एनालोगस स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो इनकी ओरिजिन तो डिफरेंट हुई है मगर इनका जो फंक्शन है वो सेम है। तो ऐसे में ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। जैसे कि विंग जो है वो बर्ड के अलग होते हैं, इंसेक्ट के अलग होते हैं। तो दोनों अलग अलग ओरिजिन के हैं मगर उनका जो फंक्शन है वो सेम है। इसको जो है हम लोग एनालोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। वहां पर तीसरे जो है वो वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल वो ऑर्गन्स होते हैं जो कभी यूज में रहा करते थे और अब वो यूज में नहीं है, जैसे कि ह्यूमन में अपेंडिक्स है, व्हेल में पेल्विस है, वहीं पर स्नेक में हाइंड लिम्ब बोन है। तो इस तरह से बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो कि अब यूज में नहीं है हमारी, जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा अगला जो है वो है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी जो होती है ये माना जाता है कि सभी वर्टिब्रेट्स में, चाहे बर्ड हो, फिशेस हो, ह्यूमंस हो, इनकी जो एम्ब्रियोलॉजी है वो सेम है। अगर इसमें देखा जाए तो जो इनकी जो ओरिजिन होती है वो एक जैसी होती है। इनमें जो इन सभी में किसी न इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में गिल्स पाए जाते हैं, लेकिन जब ये इवॉल्व करते हैं तो फिशेस में जो गिल्स होते हैं वो बने रह जाते हैं और बाकी में जो गिल्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अर्न्स्ट हैकेल ने ये ऑब्जर्वेशन किया, अर्न्स्ट हैकेल ने ये बताया कि जो फिशेस हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज को क्रॉस नहीं करती, वो अरेस्ट हो जाती है उस फेज में, और एम्ब्रियो जो होता है नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज, वो कभी एडल्ट स्टेज में आया नहीं।
इसलिए उसके अंदर गिल्स प्रेजेंट रह गई, बाकी में खत्म हो गई। तो इस तरह के भी मत आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपमेंट होते हैं जिसमें कि एम्ब्रियो से अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर, अलग अलग तरह के ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वहां पे स्पेशलाइजेशन होने लगता है। अगली जो चीज है वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या जेनेटिक्स। तो इसमें एक चीज हम लोग जानते हैं कि जो डीएनए है वो डीएनए और प्रोटीन जो होते हैं वो एक तरह का ही फंक्शन शो करते हैं, वो चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो। ह्यूमन में 98% जो डीएनए होता है वो जो डीएनए चिंपैंजी के डीएनए से बिल्कुल सिमिलर है। जेनेटिक कोड जो होते हैं वो हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, वो किसी भी लाइफ में यूज हुए हो, चाहे डीएनए में हो चाहे आरएनए के सिस्टम में हो। उसी प्रकार से जो हमारी मॉलिक्यूलर क्लॉक होती है वो अलग अलग स्पीशीज में जो है अलग अलग हो सकती है। इसके बाद अगर हम लोग बायोजियोग्राफी की बात करें तो बायोजियोग्राफी में जो स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसका एक पैटर्न है, या तो कॉन्टिनेंटल शिफ्ट हुआ होगा हमारा, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो कट करके अलग हुआ है समय के साथ धीरे धीरे। तो इसमें बहुत सारे जो ऐसे जो एनिमल थे जो कभी इस लैंड पे रहा करते थे वो उसके साथ साथ चले गए। जैसा कि यूनिक स्पीशीज जो आइसलैंड में पाई गई, जो गैलेप्टोगॉस आइसलैंड था जिसमें डार्विन ने फिंचेस देखी थी, उन्होंने देखा कि जो बीक्स हैं वो अलग तरह के हो गए, फीदर्स हैं वो अलग तरह के हो गए। उसी प्रकार से मार्सुपियल डोमिनेटेड ऑस्ट्रेलिया है जहां पर कि ये सिर्फ इसी जगह पाए जाते हैं और कहीं पाए ही नहीं गए क्योंकि वो उसके आगे कहीं फैल नहीं पाए। इसके अलावा कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी देखने को मिलते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किस प्रकार के हैं, जो बैक्टीरिया है वो इवॉल्व करता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, यहाँ पे माइक्रो इवोल्यूशन हो जाता है। इंसेक्ट जो होते हैं वो पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंस शो करने लगते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं घरों में जो मॉस्किटो होता है वो पहले किसी मॉस्किटो रिपेलेंट से भागते हैं लेकिन बाद में वो उससे रेजिस्टेंस हो जाते हैं तो फिर वो नहीं भागते। इसके अलावा आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हम लोगों ने देखे हैं, जैसे कि ह्यूमन में बहुत सारी ब्रीडिंग की, प्लांट के लिए की, एनिमल के लिए की, डॉग की बहुत सारी वैरायटीज को बनाया गया, इसमें प्लांट की वैरायटीज को बनाया गया। और फिर इसके बाद ये जो डोमेस्टिकेशन था इसने जो है अलग अलग स्पीशीज को इस प्रकार से जन्म दे दिया। आगे